Hello students and dear viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the sericulture. It is very important topic by which we can getting the silk. So today we are going to explain about the sericulture. So the first of all I would like to explain about the classification. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेरीकल्चर की। सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क माथ। सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन कुल मिलाकर के ऐसा यंत्र, ऐसी मशीन जिसके द्वारा हम सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एन इंसेक्ट। सिल्क हम किससे प्राप्त करते हैं? वी आर गेटिंग द सिल्क फ्रॉम एन इंसेक्ट एंड दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज सिल्क माथ। तो कुल मिलाकर के सिल्क हम जिस इंसेक्ट के द्वारा प्राप्त करते हैं, दैट इज नोन एज सिल्क माथ। सो वी कैन से दैट सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज एन इंसेक्ट। इस तरह से सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन जो है वो एक इंसेक्ट है, दैट इज नोन एज सिल्क माथ। लोकली इन हिंदी कॉल्ड रेशम का कीड़ा, जिसको हिंदी में रेशम का कीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। लोकली इन हिंदी कॉल्ड रेशम का कीड़ा, जिसको हिंदी में रेशम के कीड़े के नाम से भी जाना जाता है। एज फार एज कंसर्न्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लॉस इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली बॉम्बिसिडी एंड फैमिली है बॉम्बिसिडी। क्लियर? इसके बाद बॉम्बिसिडी एंड सैचुरनिडी है, SATURNIDAED। तो फैमिली को हम चाहे बॉम्बिसिडी कहें एंड सैचुरनिडी कहें। इसके बाद जो है स्पीशीज आती है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज होती हैं सिल्क प्रोड्यूसिंग की, बहुत तरह के इंसेक्ट होते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली बॉम्बिसिडी आर एंड सैचुरनिडी। वेरी क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क माथ। बहुत पहले से स्पष्ट है, मैंने अभी एकदम क्लियर किया कि सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन जिसके द्वारा हम सिल्क प्राप्त करते हैं वो एक इंसेक्ट है, जिसको हम सिल्क माथ कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है रेशम का कीड़ा। वेरी क्लियर? आल्दो ए नंबर ऑफ स्पीशीज आर फाउंड प्रोड्यूसिंग द सिल्क। इसके अलावा बहुत सारी सिल्क की जो आल्दो ए नंबर ऑफ स्पीशीज आर फाउंड प्रोड्यूसिंग सिल्क बट ओनली फ्यू स्पीशीज आर यूज्ड फॉर सेरीकल्चर इंडस्ट्री। बहुत सारी स्पीशीज जो होती हैं वो सिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, बट ओनली द फ्यू स्पीशीज आर यूज्ड फॉर सेरीकल्चर इंडस्ट्री। लेकिन केवल कुछ ही स्पीशीज को सेरीकल्चर इंडस्ट्री के लिए जो है यूज किया जाता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। नाउ लेट अस वी डिस्कस अबाउट द स्पीशीज ऑफ सिल्कवर्म। व्हाट आर द वेरियस स्पीशीज ऑफ सिल्कवर्म? अगर हम स्पीशीज सिल्कवर्म की वेरियस स्पीशीज की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस स्पीशीज ऑफ सिल्कवर्म। तो फर्स्ट है मलबरी सिल्कवर्म। मलबरी सिल्कवर्म, जिसको हम कहते हैं बॉम्बिक्स मोराई, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, बॉम्बिक्स मोराई। फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मलबरी सिल्कवर्म। इसकी जो लाइफ हिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो मलबरी सिल्कवर्म की ही पढ़ेंगे। इट बिलोंग्स टू द फैमिली बॉम्बिसिडी। तो जो मलबरी सिल्क होता वर्म है, जिसको हम बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जानते हैं, इट बिलोंग्स टू द फैमिली बॉम्बिसिडी। सिंस द नेचुरल फूड ऑफ दिस वर्म इज द मलबरी लीफ। मलबरी सिल्कवर्म जिसको हम बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जानते हैं, यह फैमिली बॉम्बिसिडी से बिलोंग करता है। क्योंकि इसका नेचुरल फूड जो होता है, इस वर्म का, इस कीड़े का, इस क्रीम का जो प्राकृतिक आहार है, दैट इज द मलबरी लीफ। सहतूत की पत्ती है, जिसको हम मलबरी लीफ कहते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज मलबरी सिल्कवर्म। चूँकि इसका प्राकृतिक भोजन जो नेचुरल फूड है वो सहतूत की पत्ती है, दैट इज द मलबरी लीफ। सो इट इज़ नोन एज
mulberry silkworm. The silk produced by this worm, or you can say the silk produced by this moth is called, moth is white in color. इस मलबरी सिल्कवर्म के द्वारा जो भी सिल्क प्रोड्यूस होता है वो व्हाइट इन कलर माने सफ़ेद रंग का होता है। अगला है तसार सिल्कवर्म, जिसका जूलॉजिकल नेम है एंथेरा पैफिया। इट बिलोंग्स टू द फैमिली सैचुरनिडी। ये फैमिली सैचुरनिडी से बिलोंग करती है। कॉमन इन इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका, जो कि सामान्यतः भारत, चाइना और श्रीलंका में पाई जाती है। द कैटरपिलर फीड्स ऑन बेर। इसके जो कैटरपिलर्स होते हैं, फीड माने भक्षण करते हैं, ठीक है। कैटरपिलर का मतलब होता है लार्वा। द कैटरपिलर फीड्स ऑन बेर। इसके कैटरपिलर जो होते हैं, इसको हम लार्वा कहते हैं, भक्षण करते हैं बेर का, ओक का, साल का। एंड कुकर प्रोड्यूस बाय दिस माथ, और जो भी कुकर इस माथ के द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंड द कुकर प्रोड्यूस बाय दिस माथ इज हार्ड। इसको द्वारा प्रोड्यूस होने वाला जो कुकर होता है वो हार्ड होता है। एंड ऑफ हेंस एक साइज, और उसका आकार जो होता है मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। व्हिच रिलीज रिलेबल ब्राउन कलर्ड सिल्क, जिसके द्वारा ब्राउन कलर सिल्क जो है प्रोड्यूस किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। आगे है नंबर 3, दैट मूगा सिल्कवर्म। दिस इज द फर्स्ट इज द मलबरी सिल्कवर्म एंड सेकेंड वन इज द तसार सिल्कवर्म एंड नंबर 3 विल बी मूगा सिल्कवर्म। अब हम मूगा सिल्कवर्म की बात करेंगे। मूगा सिल्कवर्म, दैट्स जूलॉजिकल नेम इज नोन एज एंथेरा असामा, ठीक है। इट आल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली सैचुरनिडी। यह भी फैमिली सैचुरनिडी से ही बिलोंग करती है। इट आल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली सैचुरनिडी, ठीक है। ये भी फैमिली सैचुरनिडी से ही बिलोंग करता है। इट आल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली सैचुरनिडी एंड इज सेमी डोमेस्टिकेटेड। एंड इज सेमी डोमेस्टिकेटेड। सेमी माने होता है हाफ, डोमेस्टिकेटेड माने होता है पालन करना, पालना। सेमी डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है जो पूर्णतः जिसका पालन ना किया जा सके, या अर्धपालित कह सकते हैं। द नेटिव प्लेस ऑफ दिस वर्म इज आसाम। इसका जो मूल निवास है, नेटिव माने होता है मूल या ओरिजिनल, प्लेस माने स्थान। इस वर्म, इस क्रीम का, इस कीड़े का जो वास्तविक या मूल निवास है दैट इज द आसाम। वेयर दिस इज ए गुड सोर्सेस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्रोत है कॉटेज इंडस्ट्री का, कपड़ा उद्योग का। द कैटरपिलर ऑफ दिस वर्म फीड्स ऑन मैकुलस प्लांट। इसके जो कैटरपिलर होते हैं, इसके जो लार्वा होते हैं, वो मैकुलस प्लांट्स का भक्षण करते हैं। एंड द सिल्क प्रोड्यूस बाय दिस वर्म इज कॉल्ड एज मूगा सिल्क वर्म। और इस तरह के वर्म के द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसको मूगा सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला है ईरी सिल्क वर्म। ईरी सिल्क वर्म, ईरी सिल्क वर्म्स को अटैकस रिसिनी भी कहते हैं। इट आल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली सैचुरनिडी। यह भी फैमिली सैचुरनिडी से बिलोंग करती है। एंड प्रोड्यूसेड सिल्क इन ईस्ट एशिया। तो और इसके द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो ईस्ट एशिया में होता है। मतलब ईस्ट एशिया के जो भी क्षेत्र हैं, एशिया के जो पूर्वी क्षेत्र होते हैं, उन रीजन में इस इंसेक्ट के द्वारा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। इट फीड्स ऑन द कैस्टर लीफ, या कैस्टर की पत्तियों का भक्षण करते हैं। कुकन कैन नॉट रील्ड एज इन मलबरी। कुकन जो है मलबरी की तरह उसकी रीलिंग नहीं की जा सकती है, रील्ड नहीं हो सकता है। देयरफॉर इट हैज़ टू बी स्पन। द सिल्क प्रोड्यूस बाय दिस वर्म इज कॉल्ड एरंडी सिल्क। तो ईरी सिल्क के द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसको अरंडी सिल्क के नाम से जाना जाता है। आगे है, दिस इज द 4 टाइप ऑफ द स्पीसीज ऑफ द सिल्क वर्म विच वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। फर्स्ट वन इज द मलबरी सिल्क वर्म, तसार सिल्क वर्म, मूगा सिल्क वर्म एंड ईरी सिल्क वर्म। नाउ वी लेट अस डिस्कस अबाउट द life history of the mulberry silkworm. All of these above mentioned 4 silkworm. We are going to explain about the mulberry silkworm, that is the Bombyx morai. So today in this lecture I would like to explain about the life history of the mulberry silkworm. तो अब हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री किसकी, मलबरी सिल्कवर्म की।
लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलबरी सिल्कवर्म। द एडल्ट ऑफ बाम्बिक्स मोराई इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो एडल्ट बाम्बिक्स मोराई होता है, जो क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलबरी सिल्कवर्म, तो मलबरी सिल्कवर्म जिसको हम बाम्बिक्स मोराई भी कहते हैं, जो वयस्क बाम्बिक्स मोराई इंसेक्ट होता है उसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है एंड पेल क्रीमी वाइट इन कलर, और हल्का क्रीमी और सफ़ेद रंग का होता है। ड्यू टू हैवी बॉडी, हैवी शरीर के कारण, एंड फीबेबल विंग्स, फीबेबल वाले दुर्बल या अल्प विकसित, दुर्बल कह सकते हैं, विंग्स कमज़ोर होते हैं। यूनिसेक्सुअल इन नेचर, एक लिंगी होते हैं। एंड डज नॉट फीड ड्यूरिंग इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड ऑफ 2 to 3 days, और अपने छोटे से जीवन काल में 2 से 3 दिन के अंदर ये भोजन का भक्षण नहीं करते हैं। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज से। नाउ लेट अस बी कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पेज हियर। आगे है देखिए, अब होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मलबरी सिल्कवर्म, तो मलबरी सिल्कवर्म की लाइफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल प्रोसीडेड बाय कॉपुलेशन। इट मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और कॉपुलेशन की प्रक्रिया के पश्चात होगा। अगली हेडिंग है एग लेइंग। जस्ट आफ्टर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के जस्ट आफ्टर कॉपुलेशन का मतलब होता है कॉपुलेशन के तुरंत पश्चात। देन द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपुलेशन? कॉपुलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फर्टिलाइजेशन अकर्स। फर्टिलाइजेशन कैन अकर्स। कॉपुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा निषेचन हो सकता है। जस्ट आफ्टर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के तुरंत पश्चात फीमेल स्टार्ट एग लेइंग, मादा जो है अंडा देना स्टार्ट कर देती है। व्हिच इज कम्प्लीटेड इन 1 to 24 आवर। उसके जस्ट कॉपुलेशन के तुरंत पश्चात मादाएं जो होती हैं वह अंडे देना प्रारंभ कर देती हैं, जो कि लगभग 1 से 24 घंटे के अंदर होता है। 1 माथ लेज 400 to 500 एग्स। एक जो है फीमेल माथ जो होती है वो 400 से लेकर के 500 अंडे देती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। यह उसके क्लाइमेटिक कंडीशन पर निर्भर करता है, यह मौसम की दशाओं पर निर्भर करता है। एंड सप्लाई ऑफ द फूड मटेरियल टू द कैटरपिलर, और इस बात पर निर्भर करता है कि जो फूड कितने, एंड दिस इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ द फूड मटेरियल टू द कैटरपिलर, और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कैटरपिलर यानी लार्वा को कितना भोज्य पदार्थ दिया जा रहा है। फिर नंबर 1 है एग लेइंग। एग लेइंग का मतलब है कि कॉपुलेशन के जस्ट पश्चात फीमेल जो है एग लेइंग करती है। इससे कॉपुलेशन के जस्ट तुरंत 1 से 24 घंटे के अंदर अंडे देना स्टार्ट करती है। लगभग 400 से 500 अंडे जो है देती है। डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पर। एंड द सप्लाई ऑफ द फूड मटेरियल टू द कैटरपिलर, यानी जो कैटरपिलर है, जो लार्वा है, लाइफ साइकिल के दौरान उसको कितना भोज्य पदार्थ दिया जा रहा है। आगे है नेक्स्ट एग्स। एग्स लेड बाय द फीमेल माथ आर राउंडेड एंड वाइट इन कलर। एग्स लेड बाय द फीमेल माथ आर राउंडेड एंड वाइट इन कलर। एग्स लेड बाय द फीमेल माथ आर राउंडेड एंड वाइट इन कलर। जो अंडे फीमेल माथ के द्वारा दिए जाते हैं वह राउंडेड होते हैं, गोलाकार होते हैं, एंड वाइट इन कलर माने सफ़ेद रंग के होते हैं। नेक्स्ट है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हैचिंग ऑफ द एग्स आफ्टर 10 days ऑफ इंक्यूबेशन। अंडे देने के 10 दिन के अंदर उनका उद्भवन काल होता है। अंडे के अंदर जो भी उद्भवन काल का मतलब होता है द पीरियड इन व्हिच द एग्स आर रेडी फॉर हैचिंग। उद्भवन काल वह काल होता है अंडे देने के पश्चात अंडे से लार्वा निकलने के बीच जो समय होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो आफ्टर 10 days ऑफ इंक्यूबेशन, उद्भवन काल के 10 दिन के पश्चात इट कन्वर्ट इनटू द लार्वा, वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कैटरपिलर कहते हैं। हैचिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ सिल्क लाइफ। हैचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेजेज ऑफ सिल्क माथ लाइफ। हैचिंग जो होती है सिल्क माथ के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रावस्था होती है।
आफ्टर हैचिंग कैटरपिलर नीड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड। हैचिंग के पश्चात जो कैटरपिलर होते हैं, जो लार्वा होते हैं, उनको निरंतर भोजन की आवश्यकता होती है। बिकॉज दे आर वोरेशियस इन फीडर, क्योंकि वह भूखड़ प्रवृत्ति के होते हैं, भूखड़ प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े ही भूखे होते हैं, इसलिए उनको निरंतर भोजन की सप्लाई होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे है कैटरपिलर। कैटरपिलर माने होता है लार्वा, जिसको हम लार्वा भी कहते हैं। द न्यूली हैच्ड कैटरपिलर इज अबाउट 0.3 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो नए नए अंडे से हैचिंग करने के पश्चात जो लार्वा बनते हैं, जो कैटरपिलर बनते हैं, उनकी लंबाई लगभग 0.3 सेंटीमीटर होती है। एंड पेल येलोइश वाइट इन कलर, और वह हल्के पीले सफ़ेद रंग के होते हैं। द फुल ग्रोन कैटरपिलर इज 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक पूर्ण वृद्धि किया हुआ कैटरपिलर या लार्वा जो है वो 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। अगला है प्यूपा ऑब्लिक कैटरपिलर। प्यूपा अगली हेडिंग है कैटरपिलर, तो लार्वा है। अगली हेडिंग है प्यूपा। कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग। इसके बाद जो लार्वा होता है, इसको हम कैटरपिलर कहते हैं, वो अपना फीडिंग बंद कर देता है, अपना भक्षण करना बंद कर देता है। एंड मूव्स टुवर्ड्स कॉर्नर, और किनारे की तरफ चला जाता है। एमंग द लीव्स माने पत्ती के किनारे चला जाता है। एंड सीक्रेट ए स्टिकी फ्लूइड थ्रू द सिल्क ग्लैंड, और अपनी सिल्क ग्लैंड के द्वारा एक लिसलिसा चिपचिपा द्रव्य जो होता है अपने सिल्क ग्रंथियों के द्वारा निकालता है। द फुल ग्रोन कैटरपिलर इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। पूर्ण वृद्ध किया हुआ कैटरपिलर जो है लगभग 7.5 सेंटीमीटर का होता है। बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द लार्वा प्यूपा। कुल मिला करके द फुल ग्रोन कैटरपिलर विल बी 7.5 सेंटीमीटर बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द प्यूपा। प्यूपा में कन्वर्ट होने के पहले जो लार्वा होता है, जो कैटरपिलर होता है, उसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। आगे हम एक डायग्राम बताते हैं जिसके माध्यम से आपको अपनी लाइफ हिस्ट्री को एकदम क्लियर करेंगे। उसके बाद कूकन क्या है। कूकन इज द वाइट कलर्ड बेड ऑफ द प्यूपा। कूकन क्या है, एक सफ़ेद कलर की बेड है। बेड माने बिस्तरा, यानी कुल मिलाकर के प्यूपा के कूकन जो होता है वो प्यूपा की तरफ पाए जाने वाले वाइट कलर की एक सीट होती है, विच इज द आउटर थ्रेड, जो कि बाहरी धागे की बनी होती है। एंड इरेगुलर वाइट इन कलर, इरेगुलर वाइट और इनर थ्रेड्स ऑफ रेगुलर, जिसके बाहर अनियमित और अंदर जो होते हैं नियमित थ्रेड्स यानी धागे पाए जाते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं लाइफ साइकिल की। यह है इसकी लाइफ साइकिल। दिस इज द लाइफ हिस्ट्री हियर। इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व देन यू कैन इमेजिन इट। ये है, देखिए, ये एडल्ट मेल है, ये फीमेल है। सो बोथ एडल्ट एंड मेल एंड फीमेल, what happen here, both adult male and female after copulation they laying eggs. These are the various eggs after the process of incubation 10 दिन की incubation के पश्चात they have hatched into the caterpillar that is known as larva। तो एडल्ट मेल और फीमेल में कॉपुलेशन होगा, कॉपुलेशन के पश्चात फर्टिलाइजेशन होगा। दे लेइंग दियर एग्स, में अंडे देंगे। एंड दिस एग्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इनक्यूबेशन दिस एग्स आर कन्वर्टेड इनटू द कैटरपिलर। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर कैटरपिलर कॉन्टेनिंग दियर हेड्स। दीज आर द थोरेसिक लेग्स, इसके हेड्स हैं थोरेसिक ट्रू लेग्स। थोरेसिक का मतलब होता है बक्ष में पाए जाने वाले, ट्रू माने वास्तविक, लेग्स माने पैर। दिस इज द स्पायरेकिल, इसको नासा द्वार भी कहते हैं। एब्डोमिनल स्यूडो लेग, यानी उदर में पाए जाने वाले फॉल्स फूड होते हैं। डार्सल हार्न यानी सींग जैसी स्ट्रक्चर होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर कैटरपिलर। एक परिपक्व लार्वा का लक्षण, परिपक्व लार्वा है। एंड दिस लार्वा इज गोइंग अंडर इनसाइड द कूकन। अब ये कूकन के अंदर चला जाता है, फिर कूकन कट होता है, ठीक है, और प्यूपा स्टेज आएगी, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे एडल्ट मेल और फीमेल में। दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवर्म दैट इज द बॉम्बिक्स मुराई। आगे हम बात करते हैं, कूकन हो गया। नेक्स्ट है अब इसके बाद होगा बात इमरजेंस ऑफ इमेगो एडल्ट। कूकन क्या है, कूकन इज व्हाइट कलर्ड बेड ऑफ द प्यूपा। कूकन जो है व्हाइट कलर्ड जो होती है सीट होती है, परत होती है, जो प्यूपा के चारों तरफ पाई जाती है।
विच आउटर थ्रेड्स आर इरेगुलर, जिसके बाहरी धागे जो हैं अनियमित होते हैं, वाइल द इनर थ्रेड्स आर रेगुलर, जबकि अंदर के जो धागे होते हैं वो नियमित होते हैं। आगे है इमर्जेंस ऑफ इमाइगो दैट इज द एडल्ट। इमर्जेंस माने निकलना, इमाइगो जिसको हम एडल्ट भी कहते हैं। ड्यू टू द एक्टिव मेटामॉर्फिक चेंजेज, ड्यू टू द एक्टिव मेटामॉर्फिक चेंज का मतलब होता है एक सक्रिय कायांतरण के पश्चात, एक सक्रिय कायांतरण के पश्चात चेंजेज माने बदलाव, चेंजेज ड्यूरिंग प्यूपल पीरियड, ड्यू टू द एक्टिव मेटामॉर्फिक चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूपल पीरियड द एपिडर्मल pseudolegs डिसअपीयर एंड 2 पेयर्स ऑफ द विंग्स डेवलप। सक्रिय मेटामॉर्फिक चेंजेस जो होते हैं वो प्यूपल पीरियड में होते हैं। कुल मिलाकर के प्यूपा अवस्था में जब वो प्यूपल स्टेज में होता है इंसेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइफ हिस्ट्री, तो वहाँ पर सक्रिय कायांतरण होता है, जिसके पश्चात जो एब्डामिनल स्यूडोलेग्स होते हैं वो डिसअपीयर माने गायब हो जाते हैं। मैंने अभी डायग्राम में बताया था लाइफ हिस्ट्री में, जो कैटरपिलर होते हैं उसमें उदर में फाल्स लेग पाए जाते हैं, स्यूडोलेग पाए जाते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ द विंग्स डेवलप, और 2 जोड़ी विंग्स या पंख डेवलप हो जाते हैं। द सिल्कवर्म विद इन द कूकन सिक्रीट एन अल्कलाइन फ्लूइड टू मॉइस्चर इट्स वन ऑफ द एंड। जो सिल्कवर्म जो है कूकन के अंदर एक क्षारीय द्रव्य को स्रावित करता रहता है, जिसके अंदर उसके अंदर नमी बनी रहती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मॉइस्चर्ड एंड, इस तरह से उसका एक एंड जो है मॉइस्चर हो जाता है। जैसे सिल्कवर्म क्या करता है, कूकन के अंदर एक क्षारीय जो है लिक्विड सिक्रीट करता रहता है, जिससे कूकन का एक सिरा जो होता है वो नम हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो मॉइस्चर एंड होता है, जो नमी वाला सिरा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। वेयर द थ्रेड्स आर कट ओपन, जहाँ से धागे जो है कट ओपन हो जाते हैं, जिसको हम हाइड्रोलाइट भी कहते हैं, हाइड्रोलाइट बाय द सिल्कवर्म, जिसको सिल्कवर्म के द्वारा हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। फाइनली होल इज फार्म्ड, अंत में एक होल का निर्माण हो जाता है, एक छिद्र का सुराख का निर्माण हो जाता है। थ्रू व्हिच फीमेबल एडल्ट माथ स्क्यूज आउट ऑफ द क्वीन, आउट ऑफ द, फाइनली माने अंत में एक होल का निर्माण हो जाता है, जिसके द्वारा फीमेबल, इसके द्वारा एक कमजोर जो एडल्ट माथ होती है आउट ऑफ द कूकन हो जाएगा, आउट ऑफ द कूकन होगा, कूकन से बाहर आ जाता है। आगे है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेरिकल्चर इंडस्ट्री की। लगभग नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेरिकल्चर इंडस्ट्री, दैट इज द पोस्ट कूकन प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कूकन इज कॉल्ड एज पोस्ट कूकन प्रोसेसिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सिल्क के धागे को कूकन के द्वारा प्राप्त करते हैं, दैट इज नोन एज पोस्ट कूकन प्रोसेसिंग। जिसका नाम से ही इंडिकेट होता है, पोस्ट माने आफ्टर, कूकन कुकून कहते हैं, प्रोसेसिंग माने प्रक्रिया। कूकन से सिल्क थ्रेड को प्राप्त करना ही क्या है, दैट इज द पोस्ट कूकन प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कूकन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सिल्क थ्रेड को कूकन से प्राप्त करते हैं, दैट इज नोन एज पोस्ट कूकन प्रोसेसिंग। उसे पोस्ट कूकन प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। एंड दिस इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, स्टिफलिंग है, रीलिंग है। स्टिफलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ द कूकन इज कॉल्ड एज स्टिफलिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कूकन को किल करते हैं, दैट इज नोन एज स्टिफलिंग। फॉर दिस, इसके लिए क्या करते हैं, कूकन हुइज डू नॉट हैव कट होल, ऐसे कूकन जिसमें कट होल नहीं पाए जाते हैं। डू गुड साइज कूकन ऑफ 8 to 10 days ओल्ड आर सेलेक्टेड। अच्छे आकार के कूकन जो कि लगभग 8 से 10 दिन पुराने होते हैं, उनका चयन करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग माने पुनः प्रक्रिया के लिए। एंड ड्राफ्ट इनटू द हॉट वाटर। कुल मिलाकर के द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ कूकन इज टर्म्ड एज स्टिफलिंग। वह प्रक्रिया जिसके अंदर कूकन को जो है मार दिया जाता है, कूकन को खत्म कर दिया जाता है, उसे स्टिफलिंग कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे कूकन का सिलेक्ट करते हैं जिसमें होल नहीं रहती है, कट नहीं रहता है। गुड्स अच्छे आकार के कूकन जो कि 8 से 10 दिन के होते हैं, उनका चयन कर लेते हैं, उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और अगली प्रक्रिया में उनको जो है गर्म पानी के अंदर ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं। सब्जेक्टेड टू स्टीम, अथवा जो है हम उसमें स्टीम देते हैं, भाप देते हैं, ड्राई हीट देते हैं,
या धूप में जाकर सन एक्सपोजर करा देते हैं 3 दिन तक, जिसके द्वारा जो कूकन है मर जाते हैं। इन दिस वे प्यूपा आर कूकन आर किल्ड, इसके अंदर कूकन के अंदर प्यूपा भी मर जाता है। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट है रीलिंग आर स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड्स फ्रॉम द किल्ड कूकन इज कॉल्ड एज रीलिंग। वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग थ्रेड्स फ्रॉम द किल्ड कूकन इज कॉल्ड एज रीलिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग माने निकालना, थ्रेड माने धागे को, फ्रॉम द किल्ड कूकन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किल्ड कूकन से थ्रेड्स को प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीलिंग। आगे है डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है रीलिंग और स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड्स फ्रॉम द किल्ड कूकन इज कॉल्ड एज रीलिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम धागे को जो है किल्ड कूकन से प्राप्त करते हैं, उसको जो है रीलिंग के नाम से जानते हैं। डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। द सेरीकल्चर इंडस्ट्री सफर फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज। जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री है बहुत सारी बीमारियों से जो है ग्रसित होती है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे सेरीकल्चर इंडस्ट्री जो होती है, ये जो सिल्कवर्म होते हैं वह भी बहुत सारे डिजीज से ग्रसित होते हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन माने, जो ट्रॉपिकल रीजन माने होता है ऐसे रीजन जो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। ट्रॉपिकल पर्टेनिंग टू ट्रॉपिक्स, उष्णता वाले क्षेत्र में, उमस वाले क्षेत्र में, गर्मी वाले क्षेत्र में। ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो गर्म क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिजीज पाए जाते हैं सिल्कवर्म इंडस्ट्री में, या जो दूसरे शब्द में कहें सिल्कवर्म को बहुत सारे डिजीज होते हैं। इसमें नंबर 1 है मैगॉट डिजीज। दिस डिजीज काज्ड बाई ट्राइकोलाइगा सर्बिलिंस बिलोंगिंग टू द ऑर्डर डिप्टेरा एंड फैमिली टैकिनिडी। तो ये मैगॉट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा होता है, ट्राइकोलाइगा सर्बिलिंस के द्वारा, जो बिलोंग करता है ऑर्डर डिप्टेरा और फैमिली टैकिडिनी से। अगला है पेब्रियन डिजीज। दिस इज वन ऑफ द रास्ट डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। एक बहुत ज़्यादा नुकसान करता है सिल्कवर्म को, दैट इज द पेब्रियन डिजीज। इसके द्वारा होता है नाजिमा बॉम्बिस के द्वारा होता है। नाजिमा बॉम्बिस नेगली बिलोंगिंग टू द माइक्रोस्पोरिडी इज द काजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिजीज। यह एक सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है नाजिमा बॉम्बिसिस नेगली, जो माइक्रोस्पोरिडा से बिलोंग करती है। और लास्ट में है फ्लेचरी इज द जेनेटिक नेम ऑफ द सम काइंड ऑफ सिल्कवर्म डिजीज। फ्लेचरी क्या है, एक जेनेटिक नेम है, इसका नेम है सम काइंड ऑफ सिल्कवर्म डिजीज, जो कि कुछ सिल्कवर्म बीमारियों की। फ्लेचरी इज द जेनेटिक नेम ऑफ सम काइंड ऑफ सिल्कवर्म डिजीज। फ्लेचरी क्या है, एक जेनेटिक नेम है किसका, कुछ सिल्कवर्म डिजीज का। कार्केसिस ऑफ व्हिच राट, उसके जो कार्केसिस होते हैं, राट में सड़ जाते हैं ड्यू टू द अटैक ऑफ बैक्टीरिया के अटैक के द्वारा। सो दैट्स ऑल, इट विल बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग। इसको आगे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेरीकल्चर इंडस्ट्री, दैट इज ऑल अबाउट द सेरीकल्चर। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। बड़े ही संक्षिप्त फार्म में, इन ए वेरी शार्ट फार्म, इन ए वेरी प्रिसाइज फार्म, जितना आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप न तो लिख पाएंगे और न ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। दिस नोट्स इज फॉर competitive level. You can better understand about the sericulture. So thanks to all of you watching the video. Thank you.